हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे 10+2 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज और इस पर मैं 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं और एक एक्सरसाइज का ऑफिशियल पेपर भी मैं डाल चुका हूं। यही प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा और यह क्लास नंबर 3 है। देखिएगा, जेएसएससी का ऑफिशियल जो वेबसाइट पे 2023 के लिए एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया था, उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूं। तो जिसका एग्जाम जब पढ़ रहा हो आप लोग देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। और पेपर वन को जो है तैयारी आपको उतना टेंशन लेकर नहीं करना है, जस्ट क्वालिफाई है 30% लाना है। हिंदी इंग्लिश जरा सा भी ठीक होगा तो यह हो जाएगा। पैसेज भी तो आते हैं। दूसरी बात है, सीजीएल वाले मैं लगभग 89-90 क्लास ले चुका हूं और इसको आपको मैं एग्जाम तक 100 तक पुरा दूंगा, यानी कि सेंचुरी कर दूंगा। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, एक क्लास भी देखिएगा तो फायदा ही करेगा। ठीक है, सिलेबस सबका ज़्यादा अलग नहीं होता है। आप लोग सारा पढ़ लीजिएगा तब जाकर पता चलेगा कि सब जो है 19-20 का फर्क है, ज़्यादा अंतर नहीं है। और पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम पर रुक कर लीजिएगा अगर चाहिए होगा तो। साथ ही साथ झारखंड जीके का मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्लास शुरू किया हूँ, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड करता हूँ। उसका सीरीज आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, आगे बढ़ने से पहले आप लोग जुड़िएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आता है, फिलर है, फिल इन द ब्लैंक विथ अ सुटेबल कंजक्शन। बिलीव इन योर मदर डैश डू योर ड्यूटी। आप लोग एंड के बारे में सुने हैं। सबसे पहले तो आप लोग बताइए, हिंदी तो पढ़े होंगे, उसमें होता है एक संयुक्त वाक्य होता है। पढ़े हैं संयुक्त वाक्य में बताया था कि मैं आया और वह गया। और का जो अंग्रेजी होता है वह एंड होता है। तो जो और कैसे ग्रहण करता है, तो 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज को ऐड करता है। जैसे समझिएगा, बिलीव इन योर मदर, बिलीव इन योर मदर, अपने माता पर विश्वास रखो। डैश डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, डू योर ड्यूटी जो है एक अपने आप में जो है कंप्लीट सेंटेंस है और इसको बीच में कनेक्ट करेगा एंड, यानी कि बन जाएगा या कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि संयुक्त वाक्य बन जाएगा। तो यह एंड जो है कनेक्ट करेगा। एंड जो है 2 एकदम इंडिपेंडेंट क्लाउज को ऐड करता है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एंड जो है सेम तरह के सेंटेंस को, सेम तरह के वर्ड को या क्लाउज को ऐड करने का भी काम करता है। ओके, 2 होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, यानी के बावजूद के सेंस में यूज होता है। अनलेस को देख लीजिए, आंसर तो आपका एंड हो गया। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, और यह जो होता है कंडीशन को बताता है, इसको ध्यान रखिएगा, जब तक कि नहीं है कंडीशन को बताता है। दूसरी बात है, एंड तो डिस्कस कर दिया, बिकॉज मतलब क्योंकि, यह तो आपको रीजन देने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अनलेस और मैं एक अनटिल का यूज बताना चाहूंगा। अनटिल का वही मतलब होता है जब तक कि नहीं, लेकिन यह टाइम को शो करता है। तो अनटिल टाइम को शो करता है और अनलेस जो है कंडीशन को शो करता है। दोनों का मतलब जब तक कि नहीं होता है और इसका यूज जो है काफ़ी टफ होता है कि कहाँ पे कंडीशन है और कहाँ पे जो है आपका टाइम को डिनोट कर रहा है। आंसर इसका सी हो जाएगा, डिटेल में समझा दिया। यहाँ पे एक जो है कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है, तो एंड इसको कनेक्ट करेगा। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, मैं आया और वह गया, मेरा आना और उसका जाना दोनों जैसे इंडिपेंडेंट है, उसको कनेक्ट करने का काम और करता है, यानी कि अंग्रेजी में एंड। इसको हिंदी में समझा दिया, समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव क्लाउज आपको आइडेंटिफाई करना है। जेएसएससी का देखिए कोई भरोसा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में देखिएगा, डायरेक्ट उठा के पूछ देगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो एडजेक्टिव क्लाउज देखिए इसमें कौन सा है। देखिए एडजेक्टिव क्लाउज जो होता है वह क्या होता है। एडजेक्टिव क्लाउज जो है एक एडजेक्टिव के जैसा ही कार्य करता है, ध्यान दीजिए, जैसा नाम में है। और यह जो है एक नाउन को मॉडिफाई करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, किसको, नाउन को। कौन, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्लाउज भी जैसे किसी नाउन को ही मॉडिफाई करता है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, पढ़िए जरा। I met him where he lived. I met him in Prayagraj, which is a holy city. I met, the man who is truthful is loved by all. I love the man who is truthful. ध्यान दीजिएगा, मैं जो जिसमें है इसका तो आंसर ए हो जाएगा। बाकी मैं ऑप्शन जो है डिस्कस करता हूँ कि इसमें कहाँ पे जो है एडजेक्टिव क्लाउज यूज हुआ है। I met him in Prayagraj, which is a holy city. तो जो एडजेक्टिव क्लाउज होता है ना, which से, who से, ठीक है, वेन से, ये सबसे शुरू हो सकता है, लेकिन वह किसी नाउन के लिए आएगा। जैसे देखिएगा, आई मेट हिम इन प्रयागराज, ध्यान सुनिएगा, व्हिच इज अ होली सिटी। ये जो व्हिच इज अ होली सिटी आया है वह किसके लिए आया है, वह प्रयागराज के लिए आया है, यानी कि यह नाउन है, यानी कि इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लाउज है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। द मैन हु इज ट्रूथफुल, ध्यान दीजिएगा, हु इज ट्रूथफुल यहाँ पे जो है एडजेक्टिव क्लाउज है। और हु इज ट्रूथफुल किसके लिए आया है, अरे वो आदमी ने क्या लिया है, द मैन। द मैन यहाँ पे एक डेफिनेट पर्सन है, तो हु इज ट्रूथफुल जो है एक डेफिनेट पर्सन के लिए है, यानी कि नाउन के लिए आया है। तो इसमें भी आपको एडजेक्टिव क्लाउज देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट उसी तरह से है, आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल, यानी इसमें भी उसी मैन के बारे में जो है बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे हु आया था, तो हु इज ट्रूथफुल यहाँ पे क्लाउज हो गया, मैन यहाँ पे नाउन हो गया। तो तीनों के तीनों में एडजेक्टिव क्लाउज तो देखने को मिल ही गया। पहला सेंटेंस देखिए,
आई मेट हिम वेयर ही लिव। पहले तो हिम तो यहाँ पे नाउन होता नहीं है, ओके, ये जैसे प्रोनाउन होता है, ओके, ही का ये जो है ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ओके, तो ये तो नाउन तो हो रहा नहीं। और वेयर ही लिव्ड कहाँ रहता था, अगर ऐसे वेयर ही लिव्ड इसकी जगह पर, हिम की जगह पर अगर कोई एक ऐसा नाउन रहता, एक प्लेस, जैसे प्रयागराज बोल देता, पटना बोल देता, रांची बोल देता, तब इसमें एडजेक्टिव क्लाउज हो सकता था। लेकिन आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, वेयर ही लिव्ड एक प्लेस को डिनोट कर रहा है, लेकिन उसका नाउन ही गायब है, इसीलिए इसमें एडजेक्टिव क्लाउज नहीं है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आंसर इसका ये हो जाएगा। ही जूनियर डैश मी। देखिए आप लोग तो पढ़ते होंगे कॉम्प्लीट डिग्री में ER ये सब लगता है, तो जूनियर हो, सीनियर हो, पोस्टेरियर हो, इंटीरियर है, तो ये सब के साथ जो है ना से देन नहीं लगता, इसके साथ प्रीपोजिशन टू आता है। तो जूनियर सीनियर अगर वर्ड आएगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ऐसे ही लगता है, देन नहीं लगता है, इसलिए देन ऑप्शन में तो रहेगा ही, कंफ्यूज कराने के लिए देते हैं। हिज थर्स्ट डैश नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर, यहाँ पे एक ब्लैंक छूट गया है ना, यहाँ पे एक ब्लैंक होगा, नो लीजर डैश एनीथिंग एल्स, तो यहाँ पे ना फोर लगेगा। फोर जो होता है ना से पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे उसका नॉलेज के लिए क्या था, जो थर्स्ट था, प्यास था, लेफ्ट हिम नो लीजर फॉर एनीथिंग एल्स, यानी कि इतना ज़्यादा उसमें मतलब वो लीजर मतलब वो फुर्सत में नहीं रहा जिसको जो उसको जो है किसी के लिए वह टाइम मिले, तो यहाँ भी फोर लगेगा, यहाँ भी फोर। फोर जो है पर्पस को शो करता है, इसको ध्यान रखिएगा, जो उसका प्यास था नॉलेज के लिए, तो के लिए के सेंस में पर्पस के लिए यूज हुआ है, और किसके लिए, एनीथिंग एल्स, यानी किसी और चीज़ के लिए उसके पास जो है लीजर नहीं था, फुर्सत नहीं था, इतना जो है नॉलेज का वो भूखा था। ठीक है, तो नॉलेज का भूखा रहिएगा तभी नॉलेज आपके पास आएगा। ठीक है, आदमी को भूख लगता है तो देखते हैं कैसे छटपटाता है, किसी ना किसी तरह से वो खाना खा ही लेगा। उसी तरह से अगर नॉलेज का भूख रहेगा तो किसी न किसी तरह से जैसा आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, और पढ़िएगा तो सिलेक्शन तो होना लाजमी है। यहाँ पे फोर चला जाएगा, फोर देखिएगा तो पर्पस के लिए यूज होता है जैसे बताया था। उसके बाद आपको देखिएगा एक्सचेंज के लिए भी यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका मैं एक और ट्रिक बताया था आपको एसएससी का जब मैं पढ़ाता हूँ। और हाँ, एसएससी का अगर आप तैयारी करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए जाकर फ्रूटफुल लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज फिर छोड़ दीजिए। पेशो में बता रहा था कि पर्पस होता है, इस फॉर एक्सचेंज होता है, और एस ओ मतलब होता है समवन। तो पेशो याद रख लीजिएगा। तो पेशो से तीन यूज याद हो जाएगा, पर्सन के लिए, पर्पस के लिए, उसके बाद आपको एक्सचेंज के लिए, फिर किसी समवन के लिए। तो यहाँ तो पर्पस था, जैसे कि प्यास था उसका। एक्सचेंज कब होता है, जैसे आई हैव बॉट दिस अम्ब्रेला फॉर 100 रुपीज़, तो कितना के लिए लाया भाई, 100 रुपये में लाया, एक्सचेंज ही ना हुआ, पैसा दिए उसको अम्ब्रेला लिए, तो एक्सचेंज के लिए भी होता है, और समवन के लिए भी यूज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, जैसे दिस पेन इज फॉर यू, यानी कि दिस लेक्चर इज फॉर JSSC एक्साइज एंड स्टेनोग्राफर एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो आंसर इसका भी हो गया। द फास्ट इन द सेंटेंस ही इज अ फास्ट राइटर इज व्हाट, तो इसमें जो फास्ट आपको दिख रहा है वह क्या है, आइडेंटिफाई करना है। तो ही इज अ फास्ट राइटर, राइटर क्या है, राइटर एक नाउन है। नाउन के पहले क्या यूज होता है, एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है, और एडजेक्टिव के पहले क्या यूज होता है, तो आर्टिकल यूज होता है, अगर लगाना होगा तब, ध्यान रखिएगा। AN एडजेक्टिव अगर नाउन आता है उसके पहले एडजेक्टिव यूज करना है, और आर्टिकल लाना होगा तो इस एडजेक्टिव के पहले यूज होता है, न कि इस नाउन के पहले, ध्यान रखिएगा इसको। दूसरी बात है यहाँ पे क्या हो गया, तो यह एक एडजेक्टिव हो गया, तो फास्ट एक एडजेक्टिव है। दूसरी बात है भैया कि यहाँ पे जो है एक मतलब यहाँ पे तो एडजेक्टिव है, लेकिन ध्यान रखिएगा फास्ट जो है एडवर्ब भी है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूँगा, ही रन्स फास्ट, ओके ना, ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे आप लोग फास्टली नहीं कर सकते हैं भाई, फास्टली कर दीजिएगा तो हो जाएगा गड़बड़, या ये गड़बड़ हो जाएगा, ये सही रहेगा। तो फास्ट जो है एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। ठीक है, एडवर्ब जो है यहाँ पे यह जो रन है वर्ब उसको मॉडिफाई कर रहा है, क्लियर है ना। तो ये दोनों है, लेकिन यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसलिए तो सेंटेंस दिया था, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सी इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट है। पहली बात है ऑल का आप लोग यूज देख लीजिएगा, ऑल का यूज जो है काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज किया जाता है। ओके, और इसके बाद दीज अगर कोई वर्ड कहीं पे आ गया है तो दीज जो है अपने बाद प्लूरल नाउन लेगा, या ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑल दीज और मैन का प्लूरल मेन होता है, और कहीं भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि भैया अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुझे वर्ब भी प्लूरल ही चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है। तो ऑल के साथ यहाँ पे दीज लग गया, जैसे बताया था कि प्लूरल यूज होता है। उसके बाद मेन आएगा, मैन का प्लूरल मेन होता है, मैंस तो होता ही नहीं, ऑप्शन को आप लोग काट लीजिए, मैंस नहीं होता है। और वुमन का वीमेन होता है। ऑल दीज मेन, उसके बाद वर्ब आर चाहिए, जनरल, सारे के सारे पुरुष जो है
भद्र हैं, ठीक है, नेक इंसान है, नेक दिल है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अब मुझे आशा है यह क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। द टीचर हैज बिन टीचिंग फॉर डैश आवर। मुझे लगा ना कि इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। मुझे ऐसा होता है कि होता क्या है ना, जैसे कि मान लेते हैं कोई यहाँ पे ब्लैंक है और उसमें जैसे 4 भरा जाना है, तो मैं जब टाइप करता हूँ तो मेरे जो सही याद रहता है कि इसमें 4 भराएगा, वो भी मेरे साथ टाइप हो जाता है। जिसको देखिएगा, द टीचर हैज़ बिन टीचिंग फॉर डैश आवर, तो इसमें ना एन लगेगा। आवर जो है इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है आवर, अ होता है ना, तो यह एक वोवेल साउंड वर्ड है, तो इसीलिए इसके पहले आर्टिकल एन जो है से यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं मत कीजिएगा। बाकी में सेंटेंस जो है यह काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन भर भर के आया है। द टीचर हैज बिन टीचिंग फॉर एन आवर, तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि टीचर हैज बिन, ओके ना, तो हैज बिन के बाद जो है बिफोर लगेगा। यहाँ पे एक यूज किया जाता है फॉर या सिंस, तो फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है और सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। ये फॉर पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तो पीरियड ऑफ टाइम में आप लोग देखिएगा तो बहुत दिनों से, बहुत घंटों से, बहुत सालों से, बहुत महीनों से ये सब होता है। और पॉइंट ऑफ और जो है आपको पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा जिसमें आप लोग सिंस यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा जिसमें आप लोग सिंस यूज करते हैं, वह फिक्स टाइम को देगा या फिक्स डेट को। जैसे 2020 से मैं अपने एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आपको मंडे से बोल दे, सिंस जनवरी बोल दे, तो ये सब आपको यूज करना है। सिंस मॉर्निंग बोल दे, सिंस इवनिंग बोल दे, सिंस चाइल्डहुड भी यूज किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सिंस चाइल्डहुड भी, क्योंकि चाइल्डहुड जो है आपका एक लाइफ का एक जो है एक फिक्स जो है पॉइंट ऑफ टाइम था, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं। आंसर इसका हो जाएगा, यानी कहने का मतलब किसी एक पॉइंट पर ही बात करेंगे ना पास्ट में, इसीलिए वहाँ पे जो है सिंस यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल तो एंड लग जाएगा, बाकी चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ध्यान रखिएगा, टेंस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, आज भी एक क्वेश्चन है। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि कहता है कि द एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ था भाई और अभी भी जारी है जब आप बोल रहे हैं, तो वहां पे हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यही था, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका रूल होता है, पास्ट में है तो हैड प्लस V3 होता है ना, इसको देख लीजिएगा, हैड प्लस V3। वी आर लिसनिंग है, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा ना। ओके, तो ये तो हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट वॉज गेटिंग डार्कर, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट हो गया, तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ठीक है ना, पास्ट इंडिपेंडेंट जिसको आप बोलते हैं। तो आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड, तो इसको देख लीजिएगा, उसके आने से पहले मैं लेटर लिख चुका था, तो ये आपको सेंटेंस हो जाएगा। ये वाला ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस, इस पे क्वेश्चन भर भर के आता है। जो एक्शन जो है पहले कंप्लीट होता है पास्ट में, उसमें हैड प्लस V3 लगता है, और जो एक्शन बाद में होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जो कि बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले, यानी कि बाद में आया था भाई, मैंने पहले ही लिख लिया था लेटर, ठीक है, और छुपा दिया था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, हैड प्लस V3। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस को आपको करेक्ट चूज करना है। देखिए आप लोगों को कैसे पूछा जाता है, मैं यहाँ बोला था ना कि लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, बस आपको आंसर मिल गया। प्लीज लिसन टू योर टीचर, लिसन के साथ कहीं कुछ लगता ही नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्लीज लिसन टू मीन आई हैव प्रोवाइडेड मेनी लेक्चर्स बेस्ड ऑन SSC JSSC CGL, तो समझ लीजिएगा लिसन के साथ टू ही लगता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। प्लीज लिसन टू योर टीचर, यानी कि अपना टीचर के बात जरूर सुनना चाहिए, ठीक है, आंसर इसका बी है। ही विल बी प्लेइंग पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो, देखिए यहाँ पे वर्ड अंडरलाइन है, स्पेलिंग देख लीजिए। और मैं कहता हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हैं, कहीं भी आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसका ना स्पेलिंग देख लीजिए, हिंदी पढ़ते हैं उसका वर्तनी देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पियानो का स्पेलिंग देखिए इंपॉर्टेंट है, वायलिन का स्पेलिंग आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट है ही यार, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो आप लोग पढ़ते हैं तो कोई वर्ड आ जाए उसको आप लोग साथ में पढ़ के चलना है। जैसे मैं डिस्कस करता हूँ कि डबल ई कहीं पे है, डबल आर है, डबल एस एल है, डबल एस है, ई ए है, ए ई है, ई आई है, आई है, ओ आई है, आई ओ है, ऐसा वर्ड कहीं पे दिखता है तो समझ लीजिएगा डबल एम वाला, डबल सी वाला, तो ये सब समझ लीजिएगा कि आपको कन्फ्यूज कराएगा ही कराएगा ये सब वर्ड, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, इस पर एरर आपको बनता है। ये सारे वर्ड्स को आप लोग ध्यान से देखा कीजिए, कहीं भी कुछ भी पढ़ते हैं तो पढ़ने का सही तरीका यही होता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ही विल बी प्लेइंग पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन,
तो ही विल बी प्लेइंग, यह फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस के जैसा ही होता है, जिसमें जो है से क्या होगा कि पास्ट में कोई एक्शन होने वाला है, एक्सपेक्टेड है, उसको आप लोग शो करते हैं। क्लियर है? तो ही विल बी प्लेइंग पियानो इन द कॉन्सर्ट डे आफ्टर टुमारो। टुमारो का स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसमें टू लगता है और मोरो MORROW होता है। तो टू प्लस मोरो टुमारो, ए मोरो का मतलब होता है डे, और टू जो होता है डेस्टिनेशन को शो करता है, इसका मतलब आगामी, तो आगामी दिन होता है, उसी को टुमारो कहा जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। पॉइंट आउट करना है आपको पैसिव वॉइस जो गिवन सेंटेंस है, दे कैरिड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द रोड। ये जो ऑफ प्रीपोजिशन होता है यहाँ पे, वो जो है से आपको इस तरह से यूज होता है जैसे अंग्रेजी में हिंदी में आप लोग आपादान कारक यूज करते हैं ना, उसी तरह से यूज होता है। दे कैरिड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, किसको, क्या या किसको करने के बाद जो आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आम खाता हूँ, क्या खाता हूँ, आम। उसने मुझे मारा, किसको मारा, मुझे, तो जो है से यहाँ पे मुझे जो है से ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या या किसको सही ऑब्जेक्ट आपको पता चलेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, व्हाट है या हुम से। तो चलिए, तो दे कैरिड द इंजर्ड पर्सन, किसको ले गए, तो इंजर्ड पर्सन को ले गए, तो यही ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही जाकर सब्जेक्ट बनता है। तो द इंजर्ड प्लेयर कहाँ पे है, इसमें तो ऑफ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन कट जाएगा। और देखिएगा सेंटेंस आइडेंटिफाई कीजिए। पहला तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लिए ऑब्जेक्ट को कि इंजर्ड प्लेयर है। दूसरी बात है टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। दे कैरिड मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि इसका पैसिव वॉइस होगा वाज या वेयर प्लस V3। समझ गए? ऑप्शन ऐसे ही चुपचाप कट गया। समझ गए? इतना आसान होता है। वाज या वेयर प्लस V3 सिंपल पास्ट टेंस का रूल है पैसिव वॉइस में। ऑप्शन कट गया, बाकी देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट द इंजर्ड प्लेयर जो कि सब्जेक्ट बना, इंजर्ड एक प्लेयर है सिंगुलर नाउन, तो वाज लगेगा। उसके बाद V3 जैसा कि रूल है वाज वेयर V3। उसके बाद यहाँ पे मैं मिस्टेक किया हूँ, डबल एफ होगा, सब जगह मिस्टेक कर दिया हूँ नहीं, ओके। तो यहाँ पे डबल एफ होगा ऑफ द फील्ड बाय देम, ठीक है। दे का यहाँ पे चेंज हो जाएगा बाय के बाद देम। प्रीपोजिशन आता है उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ठीक है। आंसर इसका बी हो जाएगा। फिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड हैज बीन करेक्टली स्पेल्ड। ग्रामर का स्पेलिंग बताइए, इतना ग्रामर आप लोग पढ़ रहे हैं, अब ग्रामर का स्पेलिंग गलत कीजिएगा तो माफ नहीं किया जाएगा। कौन सही है, सी सही है या फिर बी सही है? बाकी तो ये भी तो मुझे पता है गलत हो गया है, ये पता चल गया होगा। आंसर इसका बी सही है ना। ग्रामर का स्पेलिंग में कहीं भी ई नहीं होता है, ठीक है। GRAMMAR यही सही है ग्रामर का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आप लोग को देखिएगा तो पूछा ही जाता है। और मैं तो कहता हूं कि अगर SSC लेवल का आप लोग तैयारी कर लीजिएगा तो ये सब एग्जाम तो आपको ऐसा ही निकल जाएगा। और पेपर में ज़्यादा टेंशन लेके आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पेपर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। मेनी पेरेंट्स वेयर एट द रेलवे स्टेशन टू सी डैश देयर चिल्ड्रेन अवे एट आफ्टर या फिर ऑफ। तो इसका डी हो जाएगा सी ऑफ। देखिएगा COFF ना, सी ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मतलब भर प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है गुड बाय कहना। तो स्टेशन पर छोड़ने आया था उन लोग को गुड बाय करने के लिए, क्योंकि उन लोग जैसे नीट का तैयारी करने सारे बालक जा रहे थे, ठीक है, गांव से 10-15। समझ गए? तो मेनी पेरेंट्स एक प्लूरल नाउन है, आपको पता होना चाहिए, इसके साथ वेयर लगेगा। और मेनी जैसे एक प्लूरल क्वांटिफायर है, सम भी है फ्यू भी है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके साथ कुछ अगर नाउन देखिएगा जो कि प्लूरल होता है नेचर में और आपको लगेगा कि सिंगुलर है, जैसे कि पीपल हो गया, PEOPLE, पीपल हो गया, जेंट्री हो गया। और चिल्ड्रेन एक नाउन जैसे लगता है कि सिंगुलर लेकिन प्लूरल होता है, और भी माइंड पर आते जाएगा तो बताते जाऊंगा। ऑफ यहाँ पे लगेगा, सी ऑफ एक फ्रेजल हो जिसका मतलब होता है से गुड बाय। वी डिसाइडेड टू पुट ऑफ आवर विजिट टू कश्मीर टिल अक्टूबर, यानी यह देखिए टिल मतलब अक्टूबर तक, इसका मतलब होता है तक ना, इसको देख लीजिएगा। तो अक्टूबर तक जो है हम लोग जैसे डिसाइड किए थे कि जो विजिट करना है कश्मीर का, उसको पुट ऑफ कर दिया गया। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। ये भी एक फ्रेजल वर्ब ही है। तो फ्रेजल वर्ब ऐसे ही पूछा जाता है, ये वोकैबुलरी का ही पार्ट है, ठीक है। तो पुट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज को स्थगित करना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। और पुट आउट का मतलब बुझाना होता है। आंसर इसका डी हो जाएगा। कंप्लीट करना है, एक फिलर है। पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट द प्राइसेस गोइंग डैश एवरी डे। तो गोइंग अप हो जाएगा ना, यहाँ भी फ्रेजल वर्ब आपको भरना है। तो गोइंग यहाँ पे अप लग जाएगा। गो अप का मतलब होता है कोई चीज का प्राइस को बढ़ जाना, यानी कि हाइक वर्ड सुने होंगे, प्राइस का हाइक हो गया है। तो ये हाइक होता है। गोइंग अप मतलब होता है कोई चीज का स्तर बढ़ना। तो ओके ना, तो गो अप यहाँ पे लगेगा फ्रेजल वर्ब। वी मस्ट कम बैक बाय 6। तो मस्ट इन द एबव सेंटेंस एक्सप्रेसेस। तो मस्ट यहाँ पे क्या बताता है? तो मस्ट यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताता है। ऐसे तो देखिएगा कि मस्ट जो है से कंपल्सन को शो करता है, मजबूरी, जो कि बहुत ज़्यादा डायर नीड हो। लेकिन मस्ट जो है से पॉसिबिलिटी भी जो है से शो करता है। जैसे
वी मस्ट कम बैक बाय 6, यानी कि हम लोग को 6 बजे तक यहाँ पे आ जाना है। ये एक पॉसिबिलिटी है, कोई जरूरी नहीं कि आप लोग आ ही जाइएगा। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो किया जा रहा है। द वर्ड एडवोकेट इन इज सिमिलर इन मीनिंग, यानी कि सुनने में बताना है एडवोकेट का। तो एडवोकेट मतलब जो है से वकील होता है, लॉयर, ठीक है, लॉयर हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि जो ला का यार हो। यू डिडंट सी मी, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन टैग बनाने का सिंपल सा रूल है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग निगेटिव एंड वाइस वर्सा, यही रूल है इसका, ठीक है। तो यहाँ देखिए यू डिडंट सी मी, तो डिडंट सी में है तो ये एक निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका अफर्मेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे डिड यू हो जाएगा, सिर्फ डिडंट नहीं होगा, ओके, इसको देख लीजिएगा। तो डिड यू हो जाएगा। एक ऑप्शन देख लीजिए, डिडंट यू भी है तो वह नहीं होगा, डिड यू ही होगा। अगेन मैं बोलता हूँ क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, सॉरी सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग निगेटिव, और अगर सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव, यही रूल होता है। जो कि क्वेश्चन टैग निगेटिव था तो इसका सॉरी सेंटेंस निगेटिव था तो इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, यानी कि डिड यू सिर्फ होगा। पास्ट टेंस का है, यहाँ पे देख लीजिए डिड लगा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन, यह पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा इसमें नाउन है, इंटरेस्टिंग है, डेवलप है, टीचर है, फिर ब्रेव है। तो पता चल गया होगा टीचर जो है एक नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन आपको देखने को मिलेगा टीचर। जैसे ब्रेव बहादुर है, ये एक एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको साथ हम लोग नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं ना कि एडजेक्टिव के जैसा भी यूज हो जाता है, नाउन के जैसा भी हो जाते हैं, एडवर्ब के जैसा भी हो जाएंगे, तो अलग अलग तरह से होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टीचर ही जो है एक यहाँ पे नाउन है। डेवलप, यहाँ पे डेवलप मतलब विकसित होना होता है, एक वर्ब है। इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टिंग में यहाँ पे एडजेक्टिव ही है, ओके। और इसको आप लोग इंटरेस्टिंग पढ़े होंगे तो इंटरेस्टिंग बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसका कंपैरेटिव मोर से बनता है, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग ऐसे नहीं बनता है, ठीक है ना। चलिए तो आंसर इसका हो गया बी सी, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या या किसको, किसको रिपेयर कर रहे हैं, तो ब्रिज को, समझ गया ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज को उठाइए। दे आर रिपेयरिंग यानी कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है इज एम आर के बाद बीइंग के बाद भी3, इज एम आर के बाद बीइंग प्लस भी3, देख लीजिए इज के बाद बीइंग लगा हुआ है, भी3 इसको नहीं काटेंगे, हैज को काट देंगे, एक तो इज को काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर के बाद बीइंग नहीं लगा हुआ था, तो बीइंग आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी बीइंग नहीं लगा है, दो ऑप्शन में, इसमें हैज लगा था इसीलिए काट दिया। द ब्रिज आर बीइंग रिपेयर्ड, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रिज क्या है, ब्रिज तो सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ आर लग सकता है, जी नहीं, तो द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड हो जाएगा। बाय देम इसमें लगाना जरूरी नहीं है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे द लेबर भी रहता, द लेबरर, तो भी हम लोग बाय लेबरर नहीं लगाते, क्योंकि ब्रिज का रिपेयर करने का काम जो है लेबर का ही होता है, या रोड को कंस्ट्रक्ट करने का काम लेबर का होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसान कोई काम कर रहा है या खेत जोत रहा है तो बाय फार्मर लगाना कोई जरूरत भी नहीं होता है, ठीक है, समझ लीजिए, क्योंकि वो सब अंडरस्टूड होता है। तो द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड चला जाएगा, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 20 कंप्लीट। ही सेड कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, ये क्वेश्चन अच्छा है और ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो ही सेड वह बोलता है कविता अगला ट्रेन कब है, तो यह जो है क्या है, यह एक इसको जो है एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, दुनिया का कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच हो, उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, उसमें हम लोग कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस जैसे जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि देखिएगा कि ही सेड, तो ही सेड को आज में कन्वर्ट कर देना है आपको, जब इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हो, आप लोग भी सुन लीजिए थोड़ा अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे देखते हैं कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, तो यहाँ पे ही आस्ट कविता, देखिए आज के साथ टू नहीं लगेगा ना, इसको ऑप्शन को काट लीजिए। ही आस्ट कविता, यहाँ पे दैट भी नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग बनाइएगा तो उसमें दैट यूज नहीं किया जाता है। दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस दोनों में दैट यूज नहीं होता है। आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट किए होंगे तो डायरेक्ट टू से स्टार्ट कर दिए होंगे, या अगर निगेटिव होगा तो नोट प्लस टू से स्टार्ट किए होंगे, याद होगा अगर ये दो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो। इसमें दैट कंजक्शन नहीं लगता है, तो ये ऑप्शन आपका कट गया, दो इसमें टू नहीं लगेगा तो कट के आंसर आपको मिल चुका है। अब आइए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए। ही सेड को आस्ट में कन्वर्ट कर देना है, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो तो बेस्ड ऑन मीनिंग। तो ही आस्ट कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, ई जो नॉर्मली होता है वो वाज में कन्वर्ट होता है। दूसरी बात हमें बताया था कि दुनिया का कोई भी जो इनडायरेक्ट स्पीच हो
तो वो होता है हमेशा उसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है, यानी कि सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देना है। तो क्या जो है सेंटेंस कभी भी आप लोग हेल्पिंग वर्ब को बोल दीजिए, मेन वर्ब से पहले यूज कर दीजिएगा, या फिर सब्जेक्ट जो है बाद में यूज कीजिएगा कभी भी, तो क्या यह बनेगा जो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस? नहीं बनेगा। तो वेयर द नेक्स्ट ट्रेन वाज, नेक्स्ट ट्रेन के बाद वाज लगेगा, वेयर वाज द नेक्स्ट ट्रेन नहीं होगा, सॉरी व्हेन वाज द नेक्स्ट ट्रेन नहीं होगा, क्योंकि अगर वाज यहाँ लगा दीजिएगा तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव नहीं चलता है, तो व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज ही लगेगा, ट्रेन के बाद वाज लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे द नेक्स्ट ट्रेन के बारे में बात किया जा रहा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल में आपको समझा दिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपको है यहाँ पे आज का क्लास का, देख लीजिएगा कौन सा सेंटेंस में एबिलिटी को शो किया जा रहा है। ऑल ऑफ देम डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेज। तो एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए जो यूज किया जाता है मॉडल वर्ब वो होता है कैन, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए हम लोग कैन यूज करते हैं। मस्ट जो होता है कंपल्सरी यूज किया जाता है। विल तो आप लोग पास्ट टेंस में संभावना के लिए यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। और मे जो होता है अलग अलग यूज होता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा तो मे का आप लोग किसी को परमिशन लेना है तो वहाँ पे मे यूज किया जाता है। माइट भी होता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, अलग अलग बहुत सारा यूज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो एबिलिटी था उसके लिए कैन लगेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास मुझे लगता है काफ़ी चीज़ आपने सीखा होगा। तो अलग अलग तरह से आज क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, मजा आया होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, शेयर भी जरूर करें, और स्पेस्टा में है तो जरूर जुड़ जाइएगा और दूसरों को भी जोड़िएगा। सोसाइटी में एजुकेशन और मोटिवेशन आगे बढ़ाते रहिए। ओके, और कोई दिक्कत आया हो किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं, शर्माना नहीं है। आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। वंदे भारतम, जय हिंद।